नमस्ते मेरे दोस्त और स्वागत है फिर से नीट फिजिक्स में टिपिकल मंक के साथ। ये है क्लास 7 और आज हम उस फोर्स को समझेंगे जो पूरे आसमान को थामे रखती है, ग्रेविटेशन। एक पल के लिए एक शांत हैरानी के साथ रुकिए। जो खिंचाव किसी सेब को डाल से नीचे गिराता है, वही खिंचाव मून को अर्थ के चारों ओर और को सन के चारों ओर घुमाता है। एक ही नियम, न्यूटन का लिखा हुआ, दोनों को चलाता है। जब रिय ने यह पहली बार पढ़ा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि एक गिरता सेब और एक घूमता प्लैनेट एक ही नियम मानते हैं। जिस दिन उसने इसे सच में देखा, ग्रेविटी जादू नहीं रही, वह मैथमेटिक्स बन गई। आज वन आइडिया एट अ टाइम हम सीखेंगे कि ग्रेविटी दूरी के साथ कैसे कमजोर होती है, कैसे यह एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजती है और एक एस्ट्रोनॉट क्यों तैरता है। एक धीमी सांस लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास से आप क्या लेकर जाएंगे? पहला, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और वह कांस्टेंट जिसे हम बिग जी कहते हैं, वह नियम की हर मास हर दूसरे मास को खींचती है। दूसरा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी ऊंचाई के साथ, गहराई के साथ और लैटिट्यूड के साथ कैसे बदलती है। तीसरा, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी और सैटेलाइट ऊपर कैसे टिके रहते हैं, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट समेत। चौथा, केपलर के 3 नियम और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमेशा नेगेटिव होती है। और पांचवा, नीट की ड्रिल्स, असर्शन और रीजन, मैच द कॉलम और एक पूरा वर्क न्यूमेरिकल, ताकि आज जो सीखें उससे स्कोर भी कर सकें। तैयार है? वन आइडिया एट अ टाइम। चलिए शुरू करते हैं खुद उस नियम से जो न्यूटन ने दुनिया को दिया। हर मास हर दूसरी मास को खींचती है। जब कोई भी मास पड़ती है तो फोर्स पड़ती है। एक मास को दुगना कीजिए और खिंचाव दुगना हो जाता है। इसलिए भारी बॉडी ज्यादा जोर से खींचती है। लेकिन ये फोर्स दूरी के साथ कमजोर भी होती है, और वह भी 1/r² के हिसाब से। दुगनी दूरी पर जाइए और खिंचाव एक चौथाई रह जाता है। यही इनवर्स स्क्वायर बर्ताव इस पूरे चैप्टर की धड़कन है। किसी प्लैनेट के पास यही फोर्स पर किलोग्राम हमारा जी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की सरफेस पर 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड, और यही नियम आसमान पर भी राज करता है। यह हर प्लैनेट को सन के चारों ओर और हर सैटेलाइट को अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट में रखता है। अर्जुन ने एक बार पूछा कि मून नीचे क्यों नहीं गिर जाता। जवाब यह है कि वह हमेशा गिर ही रहा है, पर इतनी तेजी से बगल की ओर बढ़ रहा है कि अर्थ को झुकता रहता है। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, क्योंकि यह पूरी कहानी बताता है कि अर्थ के सेंटर से दूरी के साथ ग्रेविटी कैसे बदलती है। न्यूटन का नियम कहता है कि दो मासेस के बीच की फोर्स है बिग जी टाइम्स m1 m2 ओवर r², और यह हमेशा अट्रैक्टिव होती है। मासेस सिर्फ खींचती है, कभी धकेलती नहीं। सरफेस पर फोर्स पर यूनिट मास ही जी है, जो बराबर है बिग जी टाइम्स अर्थ की मास ओवर रेडियस स्क्वायर्ड। यही वैल्यू आप रोज महसूस करते हैं। अब कर्व के साथ बाहर की ओर चलिए। सरफेस के ऊपर जी घटती है 1/r² के हिसाब से। किसी पहाड़ पर चढ़िए या सैटेलाइट में बैठिए, आपका वजन थोड़ा कम हो जाता है। और अब सरफेस से सेंटर की ओर अंदर चलिए। सरफेस के नीचे जी सीधी लिनियरली घटती है, बिल्कुल सेंटर पर 0 तक, क्योंकि सिर्फ आपके रेडियस के अंदर की मास आपको खींचती है और सेंटर पर वह अंदरूनी मास कुछ भी नहीं बचती। चलिए जी की इस वेरिएशन को ठोस बना लेते हैं, क्योंकि नीट इसे हर साल पूछता है। किसी ऊंचाई h तक जाइए और जी घटती है। छोटी ऊंचाइयों के लिए यह लगभग g टाइम्स 1 - 2h ओवर r है। उस 2 के फैक्टर पर ध्यान दीजिए। ऊपर जाने पर जी नीचे जाने की तुलना में दुगनी तेजी से घटती है। किसी गहराई d तक जाइए और जी भी घटती है g टाइम्स 1 - d ओवर r के हिसाब से। यहाँ 2 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपके नीचे की मास का गोला ही खींचता रहता है। बिल्कुल सेंटर तक नीचे जाइए और जी 0 हो जाती है। अब मैस आपको हर दिशा में बराबर घेर लेती है, तो सारे खिंचाव कट जाते हैं। और पूरे प्लैनेट पर जी इक्वेटर पर सबसे कम और पोल्स पर सबसे ज्यादा होती है। एक तो इसलिए कि अर्थ इक्वेटर पर उभरी हुई है, और दूसरे इसलिए कि स्पिन इक्वेटर पर थोड़ा घटा देती है।
प्रायः इसे बस ऐसे याद रखती थी, आपका वजन सबसे ज्यादा नॉर्थ पोल पर खड़े होकर होता है। अब एक पूरा नीट न्यूमेरिकल साथ में सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे मंक के तरीके से। हमें चाहिए अर्थ की सरफेस से एस्केप वेलोसिटी, वो सबसे कम स्पीड जिस पर फेंकी गई कोई बॉडी कभी वापस न लौटे। जी को लीजिए 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड और अर्थ का रेडियस आर को 6.4 टाइम्स 10⁶ मीटर्स। स्टेप 1 जो दिया है उसे लिखिए। सरफेस ग्रेविटी जी है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड और अर्थ का रेडियस आर है 6.4 टाइम्स 10⁶ मीटर्स। दिया हुआ डेटा लिखना कभी मत छोड़िए। रोहन की शुरुआती आधी गलतियां उसी दिन गायब हो गई जिस दिन उसने यह शुरू किया। स्टेप 2 फॉर्मूला याद कीजिए। एस्केप वेलोसिटी है स्क्वायर रूट ऑफ 2g। वह स्पीड जो प्लैनेट की ग्रेविटी से पूरी तरह छूटने के लिए चाहिए। स्टेप 3 रूट के अंदर का प्रोडक्ट बनाइए। 2 टाइम्स g टाइम्स r है 2 टाइम्स 9.8 टाइम्स 6.4 टाइम्स 10⁶, जो लगभग 1.25 टाइम्स 10⁸ है। स्टेप 4 स्क्वायर रूट लीजिए। 1.25 टाइम्स 10⁸ का स्क्वायर रूट लगभग 1.12 टाइम्स 10⁴ मीटर्स पर सेकंड है। स्टेप 5 जवाब यह लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, अर्थ की मशहूर एस्केप स्पीड। ध्यान दीजिए यह छूटने वाली बॉडी की मास पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती। अब इस ऑर्बिट को देखिए, क्योंकि ये स्पीड्स और केपलर के नियमों को एक ही तस्वीर में बांध देता है। किसी प्लैनेट के चारों ओर घूमती बॉडी के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी है स्क्वायर रूट ऑफ बिग जी एम ओवर आर, वही स्पीड जिस पर ग्रेविटी पाथ को एक बंद सर्कल में मोड़ देती है। एस्केप वेलोसिटी है √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, बिल्कुल √2 के फैक्टर से बड़ी। प्लैनेट को ऑर्बिटल स्पीड पर घूमिए, √2 से गुणा कीजिए और आप हमेशा के लिए दूर उड़ जाते हैं। आप केपलर का दूसरा नियम, यहाँ बना हुआ कोई प्लैनेट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम्स बहाता है। इन दो छायांकित वेजेस को देखिए। सन के पास प्लैनेट एक छोटे मोटे वेज पर तेज चलता है, सन से दूर एक लंबे पतले वेज पर धीरे रेंगता है और दोनों एरियाज बराबर होते हैं। और केपलर का तीसरा नियम, ऑर्बिटल पीरियड का स्क्वायर सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। बाहर का प्लैनेट घूमने में कहीं ज्यादा समय लेता है। रिया ने एक बार इसी से एक मून का पीरियड निकाला बिना उसकी स्पीड नापे। अब सीधे बैठिए। ये 5 लाइंस वही है जो नीट सच में पूछता है साल दर साल। एक एस्केप वेलोसिटी है स्क्वायर रूट ऑफ 2gr, जो अर्थ के लिए लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आती है और यह छूटने वाली बॉडी की मास से स्वतंत्र होती है। 2 एस्केप वेलोसिटी है √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी। इन दोनों को कभी मत मिलाइए, ये बिल्कुल उसी फैक्टर से अलग है। 3 जी की वैल्यू ऊंचाई और गहराई दोनों के साथ घटती है और अर्थ के सेंटर पर बिल्कुल 0 होती है। 4 केपलर का तीसरा नियम कहता है पीरियड का स्क्वायर सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है और एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का पीरियड एक दिन का होता है, इसलिए वह एक ही जगह के ऊपर टिका रहता है। 5 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, यह माइनस बिग जी एम ओवर आर है और बॉडीज के दूर जाने पर 0 की ओर बढ़ती है। नीट को उस माइनस साइन को पढ़ना बहुत पसंद है। अब नीट के तरीके से ड्रिल करते हैं। 4 ऑप्शंस याद रखिए। ऑप्शन ए दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन बी दोनों ट्रू लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं करता। ऑप्शन सी असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स। ऑप्शन डी असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। पहला असर्शन, ऑर्बिट में घूमते सैटेलाइट में एक एस्ट्रोनॉट वेटलेस महसूस करता है। रीजन, एस्ट्रोनॉट और सैटेलाइट दोनों अर्थ की ओर एक ही एक्सेलरेशन से गिरते हैं। आर्जन की तरह सोचिए, पहले हर स्टेटमेंट अलग जांचिए, फिर कनेक्शन। असर्शन ट्रू है, हाँ वे तैरते हैं। रीजन ट्रू है, हाँ, और क्या रीजन इसे एक्सप्लेन करता है? बिल्कुल, क्योंकि दोनों एक ही दर से साथ गिरते हैं। एस्ट्रोनॉट किसी चीज पर दबाव नहीं डालता और वजन महसूस नहीं करता। दोनों ट्रू। रीजन एक्सप्लेन्स ऑप्शन ए। दूसरा
असर्शन, जी की वैल्यू इक्वेटर पर पोल्स की तुलना में कम होती है। रीजन, अर्थ इक्वेटर पर उबड़ी हुई है और अपनी एक्सिस पर घूमती है। दोनों ट्रू है और रीजन ही असली वजह है। सेंटर से ज्यादा दूरी और स्पिन मिलकर इक्वेटर पर जी को कमजोर कर देते हैं। दोनों ट्रू। रीजन एक्सप्लेन्स ऑप्शन आई। तीसरा, असर्शन, सैटेलाइट के अंदर एस्ट्रोनॉट पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती। रीजन, ग्रेविटी ही ऑर्बिट के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स देती है। पहले रीजन जांचिए। ट्रू, ग्रेविटी ही तो ऑर्बिट को मोड़ती है, लेकिन यही वजह है कि असर्शन फॉल्स है। अगर ग्रेविटी ऑर्बिट मोड़ने के लिए काम करती है तो वह एस्ट्रोनॉट पर भी जरूर लगती है। वेटलेसनेस फ्री फॉल है, ग्रेविटी की गैर मौजूदगी नहीं। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ऑप्शन डी। अब एक क्विक मैच। रिवील से पहले हर जवाब खुद बोलिए। एस्केप वेलोसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ 2g। किसी प्लैनेट को हमेशा के लिए छोड़ने की सबसे कम स्पीड। ऑर्बिटल वेलोसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ बिग GM ओवर R। एक सर्कुलर ऑर्बिट थामने की स्पीड। केपलर का तीसरा नियम, पीरियड का स्क्वायर सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब पर एक कांस्टेंट होता है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस बिग GM M ओवर R। उस माइनस साइन को याद रखिए। एक बाउंड सिस्टम की एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। अगर चारों जवाब रिवील से पहले आपके मन में आ गए तो यह चैप्टर अब आपका होने लगा है। यह नीट का एक फेवरेट नया फॉर्मेट है। मैं कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा, आप चुपचाप गिनिए कि कितने सही है। स्टेटमेंट 1, एस्केप वेलोसिटी छूटने वाली बॉडी की मास से स्वतंत्र होती है। अपना फैसला रोक कर रखिए। स्टेटमेंट 2, जी की वैल्यू जैसे जैसे आप सरफेस के नीचे गहरे जाते हैं बढ़ती है। जवाब देने से पहले ध्यान से सोचिए। स्टेटमेंट 3, किसी बाउंड सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। तो कितने सही हैं दो स्टेटमेंट्स, पहला और तीसरा? एस्केप वेलोसिटी सच में छूटने वाली मास पर निर्भर नहीं करती और बाउंड सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी सच में नेगेटिव होती है। लेकिन दूसरा गिर जाता है, जी गहराई में घटती है, सेंटर पर 0 तक पहुंचती है, बढ़ती नहीं। यही एक उलटफेर नीट का ट्रैप है और अब आप इसमें नहीं फंसेंगे। अब मैं आपके कुछ मार्क्स बचा लेता हूं। 2 मिथ्स जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स को फंसाती है। मिथ 1, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी एक ही स्पीड है। कितना नेचुरल लगता है, दोनों तो अंतरिक्ष में रहने के बारे में है ना? रोहान एक पूरे टर्म तक यही मानता रहा, लेकिन सच ये है एस्केप वेलोसिटी है √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसी फैक्टर से बड़ी। ऑर्बिटल स्पीड पर घूमिए, √2 से गुना कीजिए और तभी आप छूटते हैं। मिथ 2, एक एस्ट्रोनॉट इसलिए तैरता है क्योंकि ऑर्बिट में ऊपर कोई ग्रेविटी नहीं होती। अर्थ से इतनी ऊंचाई पर ग्रेविटी तो खत्म ही हो गई होगी, है ना? सच, वहां ग्रेविटी ताकतवर है, जमीन जितनी ही ताकतवर। एस्ट्रोनॉट और सैटेलाइट दोनों साथ अर्थ की ओर गिर रहे हैं, एक ही फ्री फॉल में। इसलिए एस्ट्रोनॉट किसी चीज पर दबाव नहीं डालता और वजन महसूस नहीं करता। वेटलेसनेस फ्री फॉल है, ग्रेविटी की गैर मौजूदगी कभी नहीं। अब खुद को परखने का समय। रैपिड फायर। नियम ये है, मैं पूछूंगा, आप रिवील से पहले मन में जवाब दीजिए। ना पेन ना पेपर, सिर्फ वे आइडियाज जो आपने आज बनाए हैं। क्वेश्चन 1, अर्थ की सरफेस से एस्केप वेलोसिटी क्या है? लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन 2, अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू क्या है? 0, चारों ओर की मास कट जाती है। क्वेश्चन 3, एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी की कितनी गुना होती है? √2 गुना। क्वेश्चन 4, एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का पीरियड क्या है? 24 आवर्स, यानी एक पूरा दिन, इसलिए वह एक ही जगह के ऊपर रहता है। और क्वेश्चन 5, केपलर का तीसरा नियम बताइए। पीरियड का स्क्वायर सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये जल्दी आ गए तो आपने आज की क्लास सच में समझ ली है। चलिए पूरी क्लास को एक धीमी सांस में समेटते हैं। न्यूटन का नियम, फोर्स है बिग जी टाइम्स m1 में 2 ओवर r स्क्वायर्ड और यह हमेशा अट्रैक्टिव होती है।
सरफेस की वैल्यू g बराबर है बिग जी एम ओवर आर स्क्वायर्ड और यह ऊंचाई और गहराई दोनों के साथ घटती है, सेंटर पर 0 तक पहुंचती है। ओपनर वेलोसिटी है स्क्वायर रूट ऑफ बिग जी एम ओवर आर और एस्केप वेलोसिटी उससे √2 गुना बड़ी है। केपलर के नियम प्लैनेट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम्स बहाता है और पीरियड का स्क्वायर सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है और ऑर्बिट में वेटलेसनेस फ्री फॉल है, जीरो ग्रेविटी नहीं। और अगली क्लास अब हम खुद मैटर की ओर मुड़ते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग्स मॉड्यूलस, इसे मिस मत कीजिएगा। तो मेरे दोस्त, हमने वो फोर्स सीख ली जो पूरे यूनिवर्स में पहुंचती है। शायद यह सिर्फ एक नियम और कुछ फॉर्मूले लगे हों, लेकिन यह समझ लीजिए, यही एक इनवर्स स्क्वायर नियम सेप को खींचता है, मून को थामता है, हर सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजता है और हर प्लैनेट को उसके तारे के चारों ओर चलाता है। न्यूटन ने एक नियम देखा जहां दूसरों को 2 दुनियाएं दिखी और आज आपने भी वही देखा। बाया, अर्जुन, प्राया और रोहन सब ठीक वही बैठे थे जहां आप अभी हैं, उसी गिरते सेब को देखते हुए, और उन्होंने आसमान का हिसाब लगाना सीख लिया। खुद के साथ धैर्य रखिए। आज रात जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ को एक बार धीरे से रिवाइज कर लीजिए और एस्केप वेलोसिटी फॉर्मूला जोर से बोलिए। वन आइडिया एट अ टाइम। आप नीट जरूर क्रैक करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अगर इस क्लास से आपको स्पष्टता मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास आप तक खुद पहुंच जाए। तब तक चलते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।